हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए यूथ बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं गैसीय नियम, रेडियो एक्टिवता और नाभिकीय ऊर्जा से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए पल पल के अपडेट के लिए। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गैसीय नियम के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। जूल का नियम जो है दोस्तों ये किससे संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम, एवेगोद्रो का नियम और चार्ल्स का नियम जो है ये गैस से संबंधित नियम है। दोस्तों जूल के नियम की बात करें, जब विद्युत तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह से तार के प्रतिरोध के कारण इस तार में ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। इसे जूल का नियम हम कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, जबकि अन्य नियम जो है ये गैस से संबंधित नियम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा? ऑप्शन ए अगरबत्ती का धुआं, ऑप्शन बी इत्र की वाष्प, ऑप्शन सी धुआं या ऑप्शन नंबर डी मेथी पाउडर। दोस्तों कौन सा विसरित नहीं होगा? तो मेथी पाउडर जो है ये विसरित नहीं होगा। दोस्तों सन 1883 ईस्वी में ग्राहम ने गैसों के विसरण की गति का नियम प्रतिपादित किया था। किसने किया था? ग्राहम ने। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण के आपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं। यदि दो गैस के आपेक्षिक घनत्व D1 और D2 हो तथा उनके विसरण के वेग क्रमशः R1 और R2 हो तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में D2 अपॉन D1 के। ठीक है, चूंकि मेथी पाउडर गैस नहीं है अतः यह विसरित नहीं होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? दोस्तों गैसों की विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, यही सही नहीं है। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये सत्य कथन है। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, ये भी सत्य कथन है। और विसरण केवल तभी संभव है दोस्तों जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ग्राहम के विसरण के नियम के अनुसार किसी गैस के विसरण की दर उसके कणों के द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह्य बनाता है? तो दोस्तों गैसों का वह गुण जो इन्हें सुवाह्य बनाता है वो है हमारा संपीडिता। संपीडिता जो है ये किसको? गैसों को सुवाह्य बनाता है। दोस्तों गैसों का कोई निश्चित आकार तथा आयतन नहीं होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रव्यमान कमरे के ताप से कम होते हैं। गैसों में संपीडिता बहुत अधिक होता है जो उन्हें सुवाह्य बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? दोस्तों डाल्टन का आंशिक दाब का नियम जो है ये CO प्लस H2 पर लागू होता है। कौन से समीकरण पर? CO प्लस H2 पर। दोस्तों दो या दो से अधिक गैसें जो निश्चित ताप व निश्चित दाब पर एक बंद पात्र में रखी हो परंतु उनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, तब उनका कुल दाब जो है अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। माना किसी गैसीय मिश्रण का कुल दाब P तथा उपस्थित गैसों के दाब P1, P2, P3 और ऐसे डैश डैश करके Pn है, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार P बराबर होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश Pn तक के। समीकरण CO प्लस H2 का पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू होता है, ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों गैस की मात्रा जो है ये दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके? दाब के। दोस्तों बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन V और दाब P है तो V बराबर क्या हो जाएगा? V समानुपाती 1/P के। तो स्थिर ताप पर क्या हो जाएगा दोस्तों?
सॉरी दोस्तों, V व्युत्क्रमानुपाती 1/pk। तो PV बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, जहां K एक क्या है, K एक स्थिरांक है। अर्थात स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन और दाब का गुणनफल हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दबाव पर 5.6 मीटर क्यूब का परिमाण प्राप्त करता है, उसका आणविक भार क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 16। 16 इसका आणविक भार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। दोस्तों परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज जो है ये हिदेकी युकावा ने की थी। किसने की थी, हिदेकी युकावा ने। दोस्तों वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में बात करें तो हिदेकी युकावा ने परमाणु बल सिद्धांत दिया था। एसएन बोस की बात करें तो बोसान कण की खोज की थी। जेसी बोस की बात करें तो क्रेस्कोग्राफ की खोज की थी। जेजे थॉमसन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है, वह है। दोस्तों एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में इसकी खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 92 है, और ये है हमारा यूरेनियम। कौन सा है, यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यूरेनियम तत्व की खोज 1789 में ईस्वी में क्लेफ्रोथ द्वारा पिंच ब्लेड नामक अयस्क से हुई थी। यूरेनियम रेडियोधर्मी धातु है जो नाभिकीय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है। यूरेनियम आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का तृतीय तत्व है। यूरेनियम चमकदार श्वेत रंग की धातु है जिसका संकेत U होता है और परमाणु संख्या कितनी होती है, 92 होती है। और परमाणु भार कितना होता है इसका, तो ये होता है 238.03। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। दोस्तों परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है ये नाभिकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, नाभिकीय बल कहलाता है। दोस्तों नाभिकीय बल की बात करें तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, तो नाभिकीय बल कहलाता है। विद्युत स्थितिक बल की बात करें दोस्तों तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत स्थैतिक बल हम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो दो या दो से अधिक पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल हम कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना किसका उदाहरण है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वारीय बल के बारे में। तो दोस्तों ज्वारीय बल वह बल है जिसे एक वस्तु अपने गुरुत्वाकर्षण से किसी दूसरी वस्तु पर स्थित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्तर से लगाती है। जैसे पृथ्वी पर समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। दोस्तों पृथ्वी पर समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ही आता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, ज्वारीय बल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। दोस्तों परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों संयोजकता, रासायनिक बंधन के सारे क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।